गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, संसाधन की क्या विशेषता है। संसाधन हमारे लिए मूल्यवान होते हैं, उपयोगी होते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन की क्या विशेषता है। तो ये तीनों ही विशेषताएं संसाधन की हैं, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। संसाधन का संबंध है, किससे संबंधित है? हमारे उद्योगों के से, प्रौद्योगिकी से, प्रकृति से, संस्थाओं से। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि संसाधन सब तरह के हो सकते हैं। कौन सा जैव संसाधन नहीं है जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता? तो जीवों का अंश नहीं पाया जाता वो है चट्टाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है जिसमें जैव नहीं है, जीवन नहीं है? तो चट्टाने और धातुएं दोनों ही हैं, तो हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों। कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है जो अपने आप नया बन जाता है? अपने आप नया बन जाता है जल, वन और मृदा, तीनों ही नए बन जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है जो अपने आप नया नहीं बनता, और अपने आप नए नहीं बनेंगे वो होंगे खनिज, क्योंकि हम एक बार जब खान से निकाल देते हैं तो खान दोबारा से नहीं भरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता? तो जीवों का अंश नहीं पाया जाता वो है लौह अयस्क। बाकी कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तीनों भी जीवाश्म ईंधन है। ये कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधन का उदाहरण है? ये व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, ये सार्वजनिक होते हैं। श्यामलात भूमि, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के उदाहरण है। सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन कौन सा नहीं है? तो घर जो है वो हमारा व्यक्तिगत होता है, ये सामुदायिक नहीं होता, तो आंसर होगा घर। कौन सा एक देश के राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है? देश का संसाधन कौन सा है? खनिज भी हमारे देश के संसाधन है, जल भी और राजनीतिक भूभाग भी, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। वे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई, इसलिए मनुष्य उन संसाधनों तक नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे संसाधनों को कहते हैं भंडार, कि वो भंडार सुरक्षित है, अभी उन तक हमारी पहुंच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी भू आकृति पाई जाती है? तो भारत में पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, ये सभी प्रकार की आकृति पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? कंसेप्ट हमने जब किया था तो बताया था कि मैदान, पठार और पर्वत भारत के कितने प्रतिशत भाग पर है। अगर हम मैदानों की बात करते हैं तो भारत में मैदान है 43% पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्वत कितने प्रतिशत भाग पर है? तो पर्वत है 30% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? तो भारत का पठारी क्षेत्र है 27%। भारत में राष्ट्रीय वन नीति को कब लागू किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी 1952 में। 1952 में जब राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई तो धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? इस नीति के अनुसार कहा गया था 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में 21% भाग पर वन थे। बाद में सरकार द्वारा जब प्रयास किया गया तो वर्तमान में 24% भाग वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन से पुनः चक्रीय संसाधन है? पुनः चक्रीय वे संसाधन जिनका चक्र चलता है, एक बार हम उसको यूज करते हैं, दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं। सिंपली आप कह सकते हो कि जो आप कबाड़ी को जो सामान बेचते हैं वो पुनः चक्रीय होता है, इसलिए तो उनको दिया जाता है, डस्टबिन में नहीं डाला जाता। तो पुनः चक्रीय संसाधन हमारी धातुएं हैं, जीवाश्म ईंधन, ये सब प्राकृतिक पुनः चक्रीय नहीं है, तो धातुएं हमारा आंसर होगा। कौन सा अचक्रीय संसाधन है जिसका चक्र नहीं चलता? अचक्रीय संसाधन है जीवाश्म ईंधन। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है शुमेसर जी ने। हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक का संबंध
किसके साथ है? तो हमारा साझा भविष्य, हमारा भविष्य हमारे संसाधनों पर निर्भर करता है, इसलिए हमारे संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। तो इस पुस्तक का संबंध है संसाधनों के संरक्षण से। भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो भारत के 54% भाग पर कृषि कार्य होता है। किस राज्य में 10% से भी कम भाग पर खेती की जाती है? देखिएगा, अगर फ्लैट एरिया ही नहीं होगा तो कृषि के लायक नहीं होता, जबकि हमारे तीनों ही राज्य जो हैं वो पहाड़ी इलाके के अंदर आते हैं। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि 10% से भी कम क्षेत्र पर यहाँ खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस समय लगभग कितनी प्रतिशत भूमि निम्नीकृत है, जिस भूमि को नुकसान हुआ है, और इस भूमि का प्रतिशत है 13 करोड़ हेक्टेयर। अगर इसको काउंट किया जाए, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो हमारी निम्नीकृत हो चुकी है। भूमि उपयोग के प्रारूप का उदाहरण। भूमि किस काम में उपयोग होती है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी है, वन क्षेत्र भी है, प्रतिभूमि भी है। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दर कुल क्षेत्रफल के 80% से भी अधिक है? पंजाब और हरियाणा दोनों ही मैदानी भाग हैं कृषि के लिए। सिंचाई साधन भी पूरी मात्रा में है और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो 80% से भी ज्यादा एरिया है पंजाब और हरियाणा का। तो हमारा आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? देखिएगा, यहाँ पर कृषि कार्य ज्यादा होता है, अधिक सिंचाई की जाती है, इसी वजह से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो अधिक सिंचाई हमारा आंसर होगा। अति पशुचारण किस राज्य में भूमि निम्नीकरण का कारण है? ज्यादा चराई पशुओं की जाती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों ही राज्य इसमें शामिल है। तो हमारा आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? लेसन में हमने कहा था कि 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हम भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? नदियां बह करके आती हैं, नदियां अपने साथ जो मिट्टी लाती है, ये मैदान उसी से बना है, जिसमें हमारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल है। तो यहाँ पर उत्तरी मैदान है हमारा जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ। बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, यही हमारी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। किस राज्य में पर्वतीय मृदा पाई जाती है? जो राज्य पर्वतीय क्षेत्र है वहीं पर पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों ही पर्वतीय इलाके हैं। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम होती है? कपास की फसल के लिए काली मिट्टी ज्यादा उपयोगी है, और काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में, इसलिए हमारे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग भी महाराष्ट्र और गुजरात में ही केंद्रित है। बांगर और खादर का संबंध किस मिट्टी से है? देखिएगा, ये मिट्टी जो है 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ और खादर नए जलोढ़। तो ये हुआ हमारा जलोढ़ मिट्टी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करें, उत्तरी मैदान का निर्माण किस मृदा से हुआ है? अभी हमने कहा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इसमें आते हैं। तो उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मिट्टी से। किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है राजस्थान के अंदर, सब जानते हैं। कौन सी मृदा काजू की फसल के लिए उपयोगी है? तो काजू की फसल के लिए उपयोगी है लेटराइट मिट्टी। अवनालिका अपर्दन के बाद जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, ऐसी भूमि को कहा जाता है उत्खात भूमि। मृदा अपर्दन को कम करने का साधन कौन सा है? समुच्च रेखीय जुताई की जाए पर्वतीय क्षेत्रों पर, घास की पटिया बनाई जाए, पशुचारण पर नियंत्रण किया जाए। तो ये सारे ही इसमें शामिल होंगे, जिससे भूमि अपर्दन को कम किया जा सकता है। मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मृदा अपर्दन। मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर कटकर बह जाती है तो मृदा अपर्दन कहलाती है। मैदान तथा ढालू क्षेत्र के से हवा या मिट्टी को उड़ा ले जाना क्या कहलाता है? देखिएगा, जब मिट्टी को हवा उड़ा ले जाएगी तो वो पवन द्वारा अपर्दन कहा जाएगा। जब जल उसको बहा ले जाएगा तो जल द्वारा अपर्दन कहा जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन रहेगा डी। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी, तो ये हुआ था ब्राजील में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।